नमस्कार दोस्तों, दिल्ली नॉलेज ट्रैक के कैंपेन डोनेट योर टाइम फॉर नेशन बिल्डिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं भास्कर ज्योति एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के चैप्टर 4 को लेकर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने चैप्टर का नाम पहले ही यहाँ पे लिख दिया है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का अर्थ दोस्तों हिंदी में यदि हम देखें तो एग्जीक्यूटिव का अर्थ होता है कार्यपालिका। आज इसी विषय को हमें अच्छे से पढ़ना है और जानना है कि कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है हमारे संविधान में, किस तरह का फंक्शन उसे करना होता है, कैसे हमारे देश की राज्य व्यवस्था चलती है, उसमें कार्यपालिका का क्या काम होता है। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और आज के चैप्टर को। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि मेरा नाम भास्कर ज्योति, बीपीएससी में मैंने 38वीं रैंक हासिल की है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन जो कि पॉलिटी का एक स्पेशलाइजेशन है उसमें पीएचडी कर रहा हूं। तो दोस्तों, आपने सुना होगा बहुत सारी कंपनीज में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, सीईओज। या आपको पता है कि किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं और उसके बाद प्रिंसिपल के अलावा बहुत सारे स्कूल का अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो क्या आपने कभी सोचा कि इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा प्रिंसिपल को क्यों नियुक्त किया जाता है या और दूसरे फंक्शनरीज को क्यों नियुक्त किया जाता है, उनका क्या काम होता है? दोस्तों, एग्जीक्यूटिव का काम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उस देश के विधि व्यवस्था को, उस देश के लॉ एंड ऑर्डर को, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कार्य निहित है उसके चार्टर में, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके संविधान में जो भी कार्य निहित किया गया है उस ऑर्गेनाइजेशन का, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन सारे कार्यों को अमली जामा पहनाना। तो यदि इसी तरह हम देश के स्तर पे देखें, अभी तो मैंने आपको एक छोटे से स्तर पे बताया कि स्कूल, कॉलेज या किसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है। अब इसी चीज को यदि हम राष्ट्र के स्तर पे देखें, किसी राज्य के स्तर पर देखें, तो हम पूरे देश को यदि एक संस्था मान लें तो हमें देखना होगा कि उसमें एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, एग्जीक्यूटिव की कौन कौन सी इकाइयां होती हैं। तो इन चीजों को समझने से पहले मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि जैसे भारत एक देश है, इंडिया, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 जो मेजर पिलर्स हैं जिनके ऊपर कहा जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सो खड़ा है। उस 30 कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे पहला जिक्र आता है वह आता है एग्जीक्यूटिव का, दूसरा जिक्र आता है लेजिस्लेचर का और तीसरा है जुडिशरी। और बहुत सारे जगहों पर आपने कभी सुना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के चौथे पिलर को कई बार मीडिया के रूप में भी देखा जाता है। जो मीडिया होता है या प्रेस होता है उसे कॉन्स्टिट्यूशन के चौथे पिलर के रूप में पहचाना जाता है। लेकिन इन चारों पिलर में या यूं कहें तो इन तीनों पिलर में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वह होता है एग्जीक्यूटिव। अब दोस्तों, एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं इंडिया में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव के रूप में किसे डिफाइन किया गया है यह हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो आपके इस किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में एग्जीक्यूटिव का डेफिनेशन दिया हुआ है उसे हम देख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। पेज नंबर 79 में एग्जीक्यूटिव को डिफाइन करते हुए लिखा हुआ है, द वर्ड एग्जीक्यूटिव मीन्स ए बॉडी ऑफ पर्सन्स दैट लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इन एक्चुअल प्रैक्टिस। मतलब एग्जीक्यूटिव एक उस ऑर्गेनाइजेशन का समूह होता है, कुछ लोगों का समूह होता है जो कि उस संस्था के नियम तथा कानूनों को, उस संस्था के कानून संबंधित विधि व्यवस्था को बहाल करने में जो काम आते हैं या जो बहाल करने का काम करते हैं उन्हें हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। अब एक और डेफिनेशन को यदि देखा जाए भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में तो लिखा हुआ है, द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट प्राइमरीली लुक्स आफ्टर द फंक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। तो यहां पे 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इम्प्लीमेंटेशन और दूसरा शब्द है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन। तो एग्जीक्यूटिव को डिफाइन करते हुए जो लिखा गया है वह यह है कि एग्जीक्यूटिव का यह मेन 2 काम होता है, एक तो इम्प्लीमेंटेशन का, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इम्प्लीमेंटेशन किस चीज का? अब आपको पता है कि लेजिस्लेचर का क्या काम होता है, आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लेजिस्लेचर का काम क्या होता है। लेजिस्लेचर का मुख्य रूप से काम होता है नियमों को बनाना और एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों को बहाल करना।
उन नियमों को अपने राज्य में, अपने देश में सुचारू तरीके से कार्यान्वित करना, यह एग्जीक्यूटिव का काम होता है। और जुडिशरी इन सारे एग्जीक्यूटिव तथा लेजिस्लेचर के काम को सुपरवाइज करती है। तो यह मूल रूप से हमारे यहाँ, हमारे देश में एग्जीक्यूटिव का काम होता है। तो दोस्तों, अब हमने एग्जीक्यूटिव के डेफिनेशन को समझ लिया, यह समझ लिया कि एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है किसी भी संस्था में, ठीक उसी तरह से देश स्तर पे उसका क्या काम होता है। तो आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे देश में या पूरे विश्व भर की यदि हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव कितने तरीके का हो सकता है। तो एग्जीक्यूटिव को मूल रूप से हम दो तरीके से बांट सकते हैं, और इन्हीं दोनों में से किसी एक प्रकार का एग्जीक्यूटिव कमोबेश दुनिया के हर देशों में आपको देखने को मिलेगा। एक एग्जीक्यूटिव होता है जो कि बेस्ड ऑन होता है कलेक्टिव लीडरशिप, बेस्ड ऑन कलेक्टिव लीडरशिप, और दूसरा होता है इंडिविजुअल लीडरशिप के आधार पे जो एग्जीक्यूटिव होता है इंडिविजुअल लीडरशिप। तो दोस्तों, यहां पे आपने देखा कि हमने एग्जीक्यूटिव को मूल रूप से दो तरीके से डिवाइड किया है, एक जो कि कलेक्टिव लीडरशिप पर बेस्ड होता है और दूसरे तरीके का एग्जीक्यूटिव जो कि इंडिविजुअल लीडरशिप पर बेस्ड होता है। आइए पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि कलेक्टिव लीडरशिप क्या होता है और फिर इंडिविजुअल लीडरशिप क्या होता है। फिर हम आगे समझेंगे कि उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम या प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है। दोस्तों, कलेक्टिव लीडरशिप वो होता है जिसमें एक से ज्यादा लोग जिम्मेदार होते हैं उस देश के एग्जीक्यूशन को, उस देश के पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए जो जिम्मेदारी होती है वह एक से ज्यादा लोगों के ऊपर जब होती है तो उसे हम कलेक्टिव लीडरशिप कहते हैं। कलेक्टिव लीडरशिप का क्या एग्जांपल हो सकता है दोस्तों? जैसे आपको पता है कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब हम कलेक्टिव लीडरशिप को दो तरीके से सब डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कलेक्टिव लीडरशिप में एक जो डिवीजन होगा वह पार्लियामेंट्री लीडरशिप होगा या पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव होगा, और दूसरे तरीके का जो डिवीजन होगा वह सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव होगा। अब यदि हम इंडिया की बात करें तो आपको पता है कि इंडिया में कलेक्टिव लीडरशिप है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरह से कलेक्टिव लीडरशिप है, ये जब मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम में दोस्तों आपको पता है कि हमारे यहाँ दो लोग होते हैं, एक प्रेसिडेंट जो कि स्टेट के हेड होते हैं और दूसरे प्राइम मिनिस्टर जो कि गवर्नमेंट के हेड होते हैं। प्रेसिडेंट स्टेट के हेड होते हैं और प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के हेड होते हैं। तो यहां पर यदि हम देखें, हम यह बाद में देखेंगे कि प्रेसिडेंट के पास रियल पावर है या नहीं है, या बस वो टिटुलर हेड होते हैं या जो कुछ भी, इससे संबंधित चीजें को हम बाद में देखेंगे। लेकिन यदि हम सैद्धांतिक तरीके से देखें तो भारत में जो एग्जीक्यूशन का जो तरीका है या एग्जीक्यूटिव का जो तरीका है उसमें दो लोग देश के सर्वोच्च विधि व्यवस्था में होते हैं, और उसमें सबसे ऊपर होते हैं राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं। उन्हीं के नाम से देश का हर फैसला को लिया जाता है, उन्हीं के नाम से किसी नियम को मतलब बनाया जाता है। आपको पता है कि संसद में बहुत सारा बिल पेश किया जाता है और उस बिल पर जब प्रेसिडेंट का साइन होता है तभी वह कोई एक्ट बनता है और फिर उसी एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो इसलिए एग्जीक्यूशन के जो सबसे टॉप में होते हैं, एग्जीक्यूटिव मशीनरी के जो सबसे टॉप में है वह है प्रेसिडेंट, और फिर प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है जब भी हम डिटेल में देखेंगे। तो यह दोनों पार्लियामेंट्री सिस्टम के हिस्सेदार हुए और इन्हें हम कलेक्टिव लीडरशिप का एग्जाम्पल मानते हैं। अब दोस्तों, इंडिया में तो आपने देखा जो प्रेसिडेंट होते हैं जिसे हम हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं वह चुन के आते हैं। वह जब चुन के आते हैं, और दूसरा व्यवस्था जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड में है जहां पे प्रेसिडेंट के ही जैसे वहां की क्वीन होती है जो कि प्रेसिडेंट की जैसी ही होती है, लेकिन वह चुन के नहीं आती है। जब चुन के नहीं आते हैं कोई तो उस तरह के हम व्यवस्था को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टर्म को आप ध्यान में रखें, इन टर्म्स को जो है सो आपसे पूछा जा सकता है, इन टर्म्स को समझ लेना बहुत आवश्यक है। और जहां पे भारत है, जैसा भारत का एग्जाम्पल है जिसमें हमारे प्रेसिडेंट चुन के नहीं आते हैं लेकिन फिर भी वो हेड ऑफ द स्टेट है, तो इस तरह की व्यवस्था में हम इसे कहते हैं पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। दोस्तों, एक अंतर मैं यहाँ पे आपको और समझा देता हूं। जैसे कई बार हम रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, यह सब अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं। तो रिपब्लिक का क्या अर्थ होता है? रिपब्लिक कोई उस तरह की व्यवस्था को कहा जाता है जहां पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट कोई और होता है, फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है जिनके नाम से फैसला लिया जाता है किसी देश में, चाहे वो हमारे देश में राष्ट्रपति हो या इंग्लैंड की महारानी हो, इस तरह के जो सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं जो सेरेमोनियल हेड होते हैं,
मतलब जिनके पास रियल पावर हो या ना हो लेकिन फैसला उन्हीं के नाम से लिया जाता है, तो उस तरह के देश को हम रिपब्लिक कहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एक प्रेसिडेंट है जिनको हम इलेक्ट करते हैं और सारा फैसला जो है सो उन्हीं के नाम से लिया जाता है, तो इंडिया भी इसलिए रिपब्लिक है। और जो इंग्लैंड का एग्जाम्पल है, वहां पे क्वीन हेरिडिटरी होती हैं, वहां पे उनको चुना नहीं जाता है। तो ऐसा देश जहां पे ये जो सर्वोच्च व्यक्ति जिसके नाम से फैसला लिया जाता है उसे हम चुनते नहीं हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों? क्योंकि वहां पे जो सरकार चलाने वाली इकाई है, जो संसद है, वह चुन के आती है, लेकिन जो सर्वोच्च व्यक्ति है जिनके नाम से फैसला लिया जाता है वह चुन के नहीं आती है। इसलिए एक टाइप ऑफ मोनार्की तो है यह, लेकिन यह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है क्योंकि पार्लियामेंट चुन के आती है, संसद के लोग चुन के आते हैं। लेकिन यदि हम भारत की बात करें तो हमारे यहाँ संसद के भी लोग चुन के आते हैं और राष्ट्रपति भी चुन के आते हैं, इसलिए हम इस तरह के व्यवस्था को पार्लियामेंट्री रिपब्लिक कहते हैं। आशा है यह दोनों टर्म आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे यहाँ यदि हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो कलेक्टिव लीडरशिप का एग्जीक्यूटिव है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं और प्रेसिडेंट स्टेट के जो है हेड होते हैं। अब दूसरा कलेक्टिव लीडरशिप का जो दूसरा एग्जाम्पल है वह है सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब दोस्तों सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? अब यदि हम बात करें फ्रांस जैसे देशों का, श्रीलंका जैसे देशों का, तो इसमें आप देखते होंगे कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट यह दोनों एग्जिस्ट करते हैं यहां भी, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट सेरेमोनियल नहीं होते हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट बस सेरेमोनियल होते हैं। सेरेमोनियल कहने का अर्थ यह होता है कि मतलब जिनके पास कोई रियल पावर नहीं होता है, वह हेड ऑफ द स्टेट तो है, लेकिन बस एक सेरेमनी के तरह है कि उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट जाएगा एक तरह से उनको साइन करना है, यही उनका पावर है। लेकिन ऐसे देश जैसे फ्रांस, श्रीलंका, इन देशों में प्राइम मिनिस्टर तथा प्रेसिडेंट दोनों ही होते हैं और दोनों के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ होता है और दोनों ही जिम्मेदार होते हैं एग्जीक्यूटिव के लिए। उसमें कुछ फैसला प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिया जाता है और कुछ फैसला प्रेसिडेंट के द्वारा लिया जाता है। तो ऐसा सिस्टम जहां पे प्राइम मिनिस्टर तथा प्रेसिडेंट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ हो, इस तरह के व्यवस्था को हम सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। और यदि हम उस तरह के एग्जीक्यूटिव की बात करें तो वह किस तरह का एग्जीक्यूटिव होगा दोस्तों? उस एग्जीक्यूटिव को हम सेमी प्रेसिडेंशियल कलेक्टिव लीडरशिप बेस्ड एग्जीक्यूटिव कहेंगे। सेमी प्रेसिडेंशियल कलेक्टिव लीडरशिप बेस्ड एग्जीक्यूटिव। तो यह दो तरीके का एग्जीक्यूटिव आपने देखा। आइए अब बात करते हैं तीसरे तरीके का एग्जीक्यूटिव का। तीसरा तरीके का एग्जीक्यूटिव है दोस्तों इंडिविजुअल लीडरशिप के आधार पर आधारित एग्जीक्यूटिव। अब इंडिविजुअल लीडरशिप के आधार पर आधारित एग्जीक्यूटिव होगा, वह किस तरह का होगा? आपके मन में निश्चित रूप से एग्जाम्पल आ रहा होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां पर प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं होते हैं, प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट भी होते हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं। तो जहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, जहां पे प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट तथा हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो, उस तरह के एग्जीक्यूटिव को हम इंडिविजुअल बेस्ड लीडरशिप एग्जीक्यूटिव कहेंगे या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव कहेंगे। अब आपके किताब में पेज नंबर 81 में इन तीनों फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव के बीच का डिफरेंस काफी अच्छे से दिया हुआ है। आपका काम है कि इसको अच्छे से पढ़ना। अब देखिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म का मैं थोड़ा सा अंतर आपको बता देता हूं कि इसमें लिखा हुआ कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। यह तो हमारे यहां भी है इंडिया में कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, फिर ही इज ऑल्सो हेड ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन हमारे यहां इंडिया में प्रेसिडेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होते हैं, वह सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। अब यदि हम तीसरा उदाहरण को देखें, तीसरे एग्जाम्पल को देखें, प्रेसिडेंट इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। आप अमेरिका के यदि इलेक्शन के प्रोसेस को जानते हैं तो वहां पे पता है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वह एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता है, या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में तो प्रेसिडेंट का चुनाव होता ही नहीं है, जो पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, ऐसे देशों में प्रेसिडेंट का चुनाव आमतौर पर डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट उनका विधि व्यवस्था में कोई रोल नहीं होता है। विधि व्यवस्था आमतौर पर पार्लियामेंट के द्वारा चलाई जाती है, इसलिए प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली चुना जाता है। हम डायरेक्टली चुनते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, और फिर वो सारे लोग मिलकर हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट को चुनते हैं। लेकिन इंडिविजुअल लीडरशिप वाले एग्जीक्यूटिव में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वह डायरेक्ट होता है। ही इज नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर।
प्रेसिडेंट, अब देखिए दोस्तों, आपके मन में यह शंका जरूर हो रहा होगा, जैसे हमारे यहाँ जब प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होने की वजह से वह लेजिस्लेचर, विधायिका के प्रति जिम्मेदार होते हैं, मतलब उनको आंसर देना होता है लेजिस्लेचर में यदि कुछ होता है तो। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या यूएसए की हम बात करें तो वहां के प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, वहां के प्रति उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है। तो यह 3 तरीके का गवर्नमेंट हमने देखा कि एक सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और तीसरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यह एग्जीक्यूटिव का कुछ प्रकार था। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। हमने समझ लिया अंतर कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव में क्या अंतर है। अब हम आते हैं कि भारत में हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव को क्यों चुना और अमेरिका में क्यों प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव है। तो इसको समझने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में, इलेक्शन वाले चैप्टर में बताया था कि हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को क्यों चुना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पे, उसी से यह कनेक्टेड एक पार्ट है कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव को भारत में इसलिए चुना क्योंकि यह एक सहज, सरल तथा सुलभ सिस्टम था। यह एक सरल व्यवस्था थी जिसे हर कोई समझ सकता था। अब दोस्तों, यदि आपने अमेरिका के इलेक्शन प्रोसेस को देखा होगा तो अमेरिका के इलेक्शन प्रोसेस जो है सो मल्टी लेवल पर इलेक्शन होता है और तब जाकर कोई आदमी वहां का प्रेसिडेंट बनता है। क्वांटी लेवल पर इलेक्शन, प्रोविंशियल इलेक्शन, और फिर जो है सो बहुत सारे पार्टीज उसमें शामिल होती हैं। पार्टीज का अपना नॉमिनेशन होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो इलेक्शन का प्रोसेस था वो मैंने आपको बताया। हर पार्टी से अपने तरीके से कुछ रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाता है। फिर जो प्रोपोर्शनल वोट आता है उसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में यह था। अब दोस्तों, आपको पता है कि जब भारत जैसे देश में प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इसलिए नहीं अपनाया जा सकता था क्योंकि भारत की आबादी बहुत बड़ी आबादी है और भारत एक डाइवर्सिटी से भरा हुआ देश है। यदि किसी एक व्यक्ति को पूरे देश भर में इतनी सत्ता दे दी जाती, इतनी शक्ति दे दी जाती कि उस व्यक्ति का अपना खुद का पावर और पर्सनालिटी कल्ट डेवलप हो जाता, तो वह व्यक्ति हो सकता था कि लोकतंत्र के लिए एक खतरा उत्पन्न कर सकता था। इन्हीं खतरों को देखते हुए, इन्हीं खतरों को भांपते हुए भारत ने यह तय किया कि हम अपने देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव को बहाल करेंगे, जहां प्रेसिडेंट तो होंगे, और प्रेसिडेंट क्यों होंगे यह भी बाद में जो है सो मैं आपको बताऊंगा कि प्रेसिडेंट का डेमोक्रेसी में क्या अंतर होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन भारत ने उस समय यह तय किया कि एक प्रेसिडेंट भी हमारे यहाँ होंगे, लेकिन जो मूल रूप से विधि व्यवस्था चलाने का काम किया जाएगा वह प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा किया जाएगा, जिसे हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और उनको हेल्प करने के लिए हमारे यहाँ एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होगा जिसे हम ब्यूरोक्रेसी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा नहीं था कि आजादी के तुरंत बाद हमने, दूसरी बात, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव को इसलिए भी चुना क्योंकि आप जब देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुआ या हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वह कोई एक दिन में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन गया। वह जो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स हमने फ्रीडम स्ट्रगल में, जो मूवमेंट में जो हिस्सा लिया था, उसमें जो हमने फेस किया, हमारे रिप्रेजेंटेशन को जिस तरह से दबाया गया, तो उससे सीख लेते हुए हमने जो आइडियल्स अपनाए थे उनको धीरे धीरे हमने आने वाले संविधान में, जब हमने संविधान को बनाया, उसमें जगह दिया। तो आपको पता है दोस्तों कि हमारे यहाँ बहुत जो मेजोरिटी ऑफ सिस्टम है, क्योंकि हम अंग्रेजों के अधीन थे, तो इसलिए हमारे यहाँ जो मेजोरिटी सिस्टम था वह अंग्रेज के जो पॉलिटिकल सिस्टम था उससे इन्फ्लुएंस था, क्योंकि धीरे धीरे 200 साल में हम उनके सिस्टम से रूबरू हो गए थे। अब उनके जाने के अचानक बाद से, उनके जाने के तुरंत बाद से हम यदि किसी नए व्यवस्था को अपनाते तो हो सकता था कि जो आम लोगों को समझ विकसित करने में काफी परेशानी हो सकती थी। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि भारत जिस समय आजाद हुआ था उस समय भारत में अशिक्षा बहुत ज्यादा थी, इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी। तो वैसी स्थिति में हम यदि किसी कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल सिस्टम को अपना लेते तो वह लोगों को समझने में बहुत परेशानी हो सकती थी। और अंग्रेज का सिस्टम एक तो
मतलब टाइम टेस्टेड भी था, और दूसरा हम अंग्रेज के सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे। तो हमारे मन में निश्चित रूप से यह मंशा थी कि जब भी अंग्रेज जाएंगे तो हम इस सिस्टम को सुधार के और अच्छा बना देंगे और प्रतिनिधित्व वाला बना देंगे और रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे। तो इसलिए हमने जैसे ही अंग्रेज गए हमने पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम को ही चुना, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को नहीं चुना। तो यदि हम बात करें कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम को क्यों नहीं चुना, तो एक तो यह सिंपल था, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव सिंपल था, इजी था, सबको समझ में आया। दूसरा, इसमें पर्सनालिटी कल्ट डेवलप होने का कोई जो है सो एक तरह से डर नहीं था, इस वजह से भी हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को चुना। दूसरी बात, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना। तीसरी बात, आपने देखा कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई व्यक्ति जो प्रेसिडेंट होता है वह लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। यदि इस तरह की व्यवस्था भारत में की जाती, भारत जैसे बड़े देश में की जाती, तो यहां पे एक तानाशाही रवैया कायम हो सकता था। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने के दृष्टि से भी हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को चुना। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में आपको पता है कि मैंने बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी की व्यवस्था की गई है। तो यह तय किया गया कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर हमेशा लेजिस्लेचर का एक तरह से अंकुश रहेगा, नियंत्रण रहेगा, लेजिस्लेचर के ऊपर एग्जीक्यूटिव का नियंत्रण रहेगा। इन दोनों को देखने के लिए जुडिशरी का रोल रहेगा। तो इस तरह से हम देखें तो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एक बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म था जिसमें काफी ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस थे, जिससे यह सिस्टम कभी भी तानाशाही नहीं हो सकता था। इस वजह से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना। तो दोस्तों, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को तो चुन लिया, लेकिन अब चूंकि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, तो आइए जानते हैं प्रेसिडेंट के पावर्स को, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है और प्रेसिडेंट को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं और प्रेसिडेंट का किस तरह से पावर्स है। इसको हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से होता है। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होता है, जिसमें हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का यूज करते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इस तरह से दोस्तों इस तरह से प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। अब प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए दोस्तों बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं। और इम्पीचमेंट का ग्राउंड क्या होता है? इम्पीचमेंट का ग्राउंड होता है कि जब प्रेसिडेंट के द्वारा जब वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो उस स्थिति में हम प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं उनके पावर से, उनके पोस्ट से, लेकिन उसके लिए हमें इम्पीच करना होगा। इम्पीच एक बहुत ही कठिन प्रोसेस है, इतना कठिन है कि आप समझ सकते हैं कि आज तक भारत के किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है। और इम्पीच करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। यह स्पेशल मेजोरिटी मैंने आपको बताया था कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, और अंतिम चैप्टर में हम इसे फिर से अच्छे तरीके से देखेंगे कि सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है। तो तब तक बस आप इतना समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, जो कि एक बहुत ही कठिन प्रोसेस होता है। अब यदि हम प्रेसिडेंट के काम को देखें दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रेसिडेंट हमारे यहाँ एक तरह से यदि देखा जाए तो टिटुलर हेड होते हैं, क्योंकि इनके नाम से फैसला तो बहुत सारा लिया जाता है, लेकिन असल में जो हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव का काम होता है वह पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जिसके हेड गवर्नमेंट के हेड जो होते हैं वह प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसलिए प्रेसिडेंट को कई बार टिटुलर हेड कहा जाता है। लेकिन उसके बावजूद प्रेसिडेंट को हमारे यहाँ बहुत सारा जो है सो काम दिया गया है, बहुत सारा फैसला प्रेसिडेंट के नाम से होता है। अब कुछ यदि हम काम को देखें जो कि प्रेसिडेंट के नाम से होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी बिल जो पार्लियामेंट में पेश होता है वह एक्ट तभी बन सकता है जब इसके ऊपर प्रेसिडेंट का साइन होगा, तभी कोई बिल एक्ट बन सकता है। प्रेसिडेंट का कुछ डिप्लोमेटिक पावर्स होता है। डिप्लोमेटिक पावर्स के तहत किसी भी देश के साथ जो भारत देश का यदि कोई संधि साइन होगा तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट का ही साइन होगा। प्रेसिडेंट चूंकि हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। फिर आपको पता है कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट मिलिट्री के भी हेड होते हैं, मतलब आर्मी के तीनों विंग के जो हेड होते हैं वह प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट के पास दोस्तों लेजिस्लेटिव पावर भी होता है। बहुत सारे मैटर पे यदि मान के चलिए संसद कार्य नहीं कर रही है तो प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ऑर्डिनेंस आपको पता है
कि यदि दोनों सदन में कोई भी काम नहीं हो रहा है, कोई भी सरकार नहीं है, तो उस समय में यदि कोई लॉ बनाने का काम हो तो वह कौन कर सकता है? वह प्रेसिडेंट कर सकता है। तो इस स्थिति में ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स जो आपको पता होने चाहिए वह है आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लाके, ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करके किसी भी विषय पर लॉ बना सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास फिर बहुत सारा जुडिशियल पावर भी होता है। जुडिशियल पावर कहने का अर्थ है कि मान के चलिए यदि आपको पता है कि किसी को फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो अंतिम में फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार बस प्रेसिडेंट को ही होता है। हालांकि इन सारे पावर्स में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। प्रेसिडेंट कोई भी पावर, किसी भी अपने पावर का जो इस्तेमाल है वह अपने मन से नहीं कर सकते हैं। अगले एक आर्टिकल में हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट के ऊपर क्या बाइंडिंग होती है, लेकिन यह बहुत सारा काम है जो कि प्रेसिडेंट के जिम्मेदारी में होता है और प्रेसिडेंट एक्सट्रीम कंडीशन में इस तरह के अपने काम को कर सकते हैं। अब दोस्तों आइए एक डिस्कस करते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल को, जो कि कहा जाता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया की जो नींव है वह इसी आर्टिकल पे है, और उस आर्टिकल का नंबर है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये दोनों आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। खास करके आर्टिकल 74(1). आर्टिकल 74(1) में दोस्तों हमारे यहाँ कहा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान किया गया है कि भारत के संविधान में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन होंगे? उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर, और जो देश की व्यवस्था चलेगी वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर चलेगी, और यह प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे किसी भी काम को करने के लिए, और एक तरह से वह एडवाइस जो है सो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है। क्यों बाइंडिंग होता है? अभी मैं इस आर्टिकल के लैंग्वेज को आपको पढ़ के सुनाता हूं, और उस लैंग्वेज को पढ़ने के बाद आप स्वयं समझ जाएंगे कि आर्टिकल 74(1) में हालांकि यह कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सलाह देंगे और उसके बाद प्रेसिडेंट काम करेंगे, लेकिन उसके बाद भी प्रेसिडेंट की लिमिटेशंस होती है। उसको समझने के लिए इस आर्टिकल को पढ़ना बहुत आवश्यक है। आर्टिकल 74(1) ये कहता है कि देयर शैल बी, लैंग्वेज को ध्यान दीजिए, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स to reconsider such advice on the president shall act in accordance, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। तो दोस्तों मैंने आपको, जब मैं शैल शब्द पढ़ रहा था तो आपको बार बार कह रहा था कि इस पे एम्फेसाइज करने के लिए शैल, इसलिए क्योंकि यहाँ पे यह नहीं लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट शुड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे यह लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस टू द एडवाइस टेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट। शैल यहाँ पे प्रेसिडेंट के ऊपर एक बाइंडिंग नेचर का इम्पोजिशन देता है कि जो भी फैसला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा प्रेसिडेंट को बताया जाता है उस फैसला पे ही अमल करना है। हाँ, यह प्रावधान जरूर किया गया था कि यदि प्रेसिडेंट किसी भी फैसला से खुश नहीं है, सहमत नहीं है, तो उसको एक बार रिकंसिडरेशन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास भेजा जा सकता है। लेकिन यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसी फैसला को हूबहू फिर से प्रेसिडेंट के पास भेजती है, तो प्रेसिडेंट के ऊपर यह जिम्मेदारी हो जाती है, यह बाइंडिंग हो जाता है कि उस फैसला को मतलब इम्प्लीमेंट करना, उस फैसला को जो है सो कानून के रूप में परिवर्तित करना। तो यह आपने देखा कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन प्रेसिडेंट को उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ही एडवाइस पर चलना है। प्रेसिडेंट का यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर कुछ नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्व में हमने देखा है कि प्रेसिडेंट ने, कई सारे ऐसे प्रेसिडेंट हुए जब प्रेसिडेंट ने अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करते हुए कई बार ऐसे फैसले लिए जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फैसले के विरुद्ध भी नहीं था, लेकिन एक तरह से प्रेसिडेंट के मन के भी विरुद्ध नहीं था। अभी हम उस एक एग्जाम्पल को देखते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ एक ज्ञानी जैल सिंह नाम के राष्ट्रपति हुए थे। ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति थे तो उस समय की सरकार ने एक नया बिल पास किया था, इंडियन पोस्टल एक्ट।
इंडियन पोस्टल बिल। इस इंडियन पोस्टल बिल के तहत फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्टेल करने की बात की गई थी। फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्टेल करने की बात की गई थी और इस बिल के आधार पर भारत में बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, बहुत ज्यादा इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट, डिबेट एंड डिस्कशन हुआ था। तो उस समय के प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह ने यह तय किया था कि इस बिल पर कोई भी फैसला नहीं लेना है। दोस्तों, आर्टिकल 74(1) में तो आपने यह तो देखा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो एडवाइस दिया जाता है प्रेसिडेंट को, उसे मानना प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग होता है। लेकिन उस आर्टिकल में यह कहीं जिक्र नहीं है कि प्रेसिडेंट को उस बिल पर कितने दिन में साइन करना है। तो यही एक लूप होल है जिसका इस्तेमाल करते हुए भारत के कई राष्ट्रपतियों ने कई बार ऐसे बिलों पर हस्ताक्षर नहीं किए जो कि कंट्रोवर्सी इन नेचर था या जो वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ लाया गया कोई बिल था। आपको मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं कि ऐसा बिल बस ऑर्डिनरी बिल के साथ ही हो सकता है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जब आप आगे पढ़ेंगे तो बिल दो तरीके का होता है, एक मनी बिल और दूसरा ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल आप पढ़ेंगे बाद में। आर्टिकल 112 में आर्टिकल 110 से लेके आर्टिकल 112 तक जो है सो फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स का जिक्र हुआ है। तो चूंकि मनी बिल का इंट्रोडक्शन पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के पूर्व सहमति से ही होता है, प्रेसिडेंट जब पूर्व सहमति देते हैं तभी मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में। तो इस वजह से मनी बिल जब इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और उस पर पहले से ही सहमति ले ली जाती है, इसी वजह से कोई भी प्रेसिडेंट मनी बिल के ऊपर कभी भी मतलब विवाद उत्पन्न नहीं करते हैं। और मनी बिल का इम्प्लीकेशन चूंकि फाइनेंशियल मैटर से जुड़ा होता है, मनी बिल पास नहीं होने की वजह से सरकार गिर सकती है, इसलिए मनी बिल पर कभी भी प्रेसिडेंट इस तरह का फैसला नहीं लेते हैं। लेकिन ऑर्डिनरी बिल्स के ऊपर प्रेसिडेंट के पास यूं कहे तो डिस्क्रिशन तो नहीं होता, लेकिन चूंकि उस एक्ट में, उस आर्टिकल में कहीं ना कहीं लूप होल है और उसी लूप होल का इस्तेमाल करते हुए कई बार प्रेसिडेंट बिल को अपने पास, अपने जेब में लेके बैठ जाते हैं। इसलिए इस तरह के काम को कई बार आप पॉकेट वीटो के भी नाम से जानते हैं। पॉकेट वीटो, हमारे प्रेसिडेंट के पास वीटो का अधिकार दिया गया है। वीटो कई तरीके का होता है, एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो। आप वीटो के बहुत सारे प्रकार को बाद में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, या जब जो एस्पिरेंट देख रहे हैं सिविल सर्विसेज के, वह लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम विशेष रूप से पॉकेट वीटो की बात करें। पॉकेट वीटो वह वीटो होता है जब कोई प्रेसिडेंट किसी भी बिल को अपने पास बहुत लंबे समय तक रख लेते हैं, उस पर कोई भी फैसला नहीं लेते हैं। चूंकि प्रेसिडेंट के ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं होती है कि कितने दिन में उस बिल पर साइन करना है या कितने दिन में उस बिल को रिकंसिडर करने के लिए भेजना है, तो इस वजह से कई बार प्रेसिडेंट उस बिल को लेकर बैठ जाते हैं और वह फिर एक्ट नहीं बन पाता है। दोस्तों, यही हुआ था ज्ञानी जैल सिंह के समय में, इंडियन पोस्टल बिल के समय। और चूंकि इंडियन पोस्टल बिल कंट्रोवर्शियल था और ज्ञानी जैल सिंह बहुत लंबे समय तक उस बिल को लेके बैठ गए थे। बाद में ज्ञानी जैल सिंह का टेन्योर खत्म हो गया और नारायणन साहब अगले राष्ट्रपति बने और नारायणन साहब ने रिकंसिडर करने के लिए भेज दिया। लेकिन उसी समय नई सरकार आ गई और नई सरकार चूंकि कोलिशन की सरकार थी और अलग पार्टी की सरकार थी, तो इसलिए उस नई सरकार ने, नई पार्टी ने उस बिल को दोबारा चर्चा में नहीं लाया और एक तरह से देखा जाए तो वह बिल सदा के लिए खत्म हो गया। तो इस तरह से एक ओर जहां आपने देखा कि प्रेसिडेंट के पास कोई रियल पावर नहीं है, दूसरी ओर कुछ ना कुछ ऐसा डिस्क्रिशनरी पावर है जो कि इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह के कुछ और डिस्क्रिशनरी पावर को हम देखते हैं। डिस्क्रिशनरी, अगला टॉपिक भी यही है दोस्तों, डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अब दोस्तों, प्रेसिडेंट को यह अधिकार है कि जो डे टू डे बिजनेस होता है, बिजनेस कहने का मतलब जो गवर्नमेंट अफेयर्स होता है, जो सरकार चलाने की जो डे टू डे कार्रवाई होती है, प्रेसिडेंट का यह कानूनी या संवैधानिक अधिकार है कि डे टू डे बिजनेस अफेयर्स के साथ इन्फॉर्म्ड रहना, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। प्रेसिडेंट को हर एक फैसला के साथ इन्फॉर्म्ड रहना उनका एक संवैधानिक अधिकार है। अब दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कई सरकार इस तरह का फैसला लेती है जो कि प्रेसिडेंट के साथ एक तरह से प्रेसिडेंट को अच्छा नहीं लगता है। आपने कई बार देखा होगा कि प्रेसिडेंट, कई बार मान के चलिए पुरानी सरकार ने किसी प्रेसिडेंट को चुना, आमतौर पर जो सरकार सत्ता में रहती है उसी के विचारधारा या उसी के समर्थन वाले लोग ही प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा
कि मान के चलिए सरकार बदल गई लेकिन प्रेसिडेंट पिछले सरकार में चुने गए थे तो वह अगले सरकार तक भी कंटिन्यू होते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई बार रिफ्ट क्रिएट हो जाता है संसद तथा प्रेसिडेंट के बीच में, क्योंकि प्रेसिडेंट किसी और विचार के होते हैं और सरकार जो नई आती है वह किसी और विचार की होती है। तो इस वजह से कई बार रिफ्ट क्रिएट हो जाता है और उस स्थिति में प्रेसिडेंट कई फैसले खुद से लेने का प्रयास करते हैं। ऐसा फैसला जो प्रेसिडेंट खुद से ले सकते हैं उसे हम डिस्क्रिशनरी पावर्स कहते हैं। और डिस्क्रिशनरी पावर में से ही एक पावर था दोस्तों जो पॉकेट वीटो आपने पढ़ा, वह पॉकेट वीटो डिस्क्रिशनरी पावर में से ही एक पावर था जो कि प्रेसिडेंट अपने समय से अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि 74(1) में, आर्टिकल 74(1) में यह तो जरूर लिखा गया है कि मिनिस्टर्स जो है सो रिकंसिडर, मिनिस्टर्स का जो फैसला होगा वह प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा, लेकिन प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडर करने के लिए भेज सकते हैं। और प्रेसिडेंट के द्वारा जब किसी बिल को रिकंसिडर करने के लिए भेजा जाता है तो यह अपने आप में बहुत चर्चा का विषय बन जाता है। और सरकार आमतौर पर प्रेसिडेंट के साथ, क्योंकि प्रेसिडेंट हमारे स्टेट के हेड होते हैं और प्रेसिडेंट के विल के विरुद्ध जाना कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि सरकार तथा राष्ट्रपति के बीच में मतभेद चल रहा है, तो यह कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक अच्छा संदेश नहीं देता है। तो इसलिए प्रेसिडेंट का किसी बिल को रिकंसिडर करने के लिए भेज देना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सिंबलिक मैसेज दे देता है। और फिर ऑर्डिनरी सिचुएशंस में जो सरकारें होती हैं वह उस बिल को आगे लेकर नहीं जाती हैं। तो यह एक तरह से प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर का यूज होता है। अब मैंने आपको विथहोल्ड तथा पॉकेट वीटो के बारे में आपको बता ही दिया कि प्रेसिडेंट किसी भी बिल को विथहोल्ड कर सकते हैं। दोस्तों 1989 से 1998 के बीच, 1989 टू 1998 का जो दौर था भारत में, वह इस तरह का दौर था जब लगातार कोलिशन गवर्नमेंट ही बनती रही, गठबंधन की सरकारें बनती रही। उससे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि रजनी कोठारी भारत के राज व्यवस्था को सिंगल पार्टी सिस्टम कहते हैं। रजनी कोठारी सिंगल पार्टी सिस्टम या कई बार इसे कांग्रेस सिस्टम भी कहा जाता है। तो जब तक सिंगल पार्टी सिस्टम थी तो ऑर्डिनरली प्रेसिडेंट तथा सरकार के बीच में कभी मतभेद नहीं होता था। लेकिन 1989 टू 1998 के बीच में चूंकि लगातार कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती रही, तो कोलिशन गवर्नमेंट में एक समस्या हमेशा होती है लीडरशिप की, कि लीडर कौन है, इस बात की समस्या हमेशा होती है। मान के चलिए पार्टी ए प्लस पार्टी बी प्लस पार्टी सी प्लस पार्टी डी मिलके ई गवर्नमेंट बनाती है या गवर्नमेंट बनाती है, तो इसमें हमेशा इन पार्टीज के बीच में एक रिफ्ट होता है कि लीडर कौन होगा। और जब पार्टी आपसी फैसला से या आपसी सहमति से किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते हैं कि उनका नेता कौन होगा, तो इस स्थिति में प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर होता है, प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होता है। तो वह इस गठबंधन के या प्रेसिडेंट को जिनको भी लगता है कि अमुक पार्टी एक मेजोरिटी पार्टी है या सबसे बड़ी दल है, तो उस पार्टी के नेता को बुला के कॉन्फिडेंस शो करने के लिए सरकार बना के एक समय दे सकती है कि इतने समय में आपको मेजोरिटी शो करना है, संसद का कॉन्फिडेंस गेन करना है। या जब कोलिशन गवर्नमेंट है तो जब इस तरह से बहुत सारे लोगों के बीच, बहुत सारी पार्टीज के बीच कोई एक नेता उभर कर सामने नहीं आ पाता है, तो उस स्थिति में भी प्रेसिडेंट किसी भी एक दल के किसी एक व्यक्ति को नेता के रूप में चिन्हित करके उसे प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलवा सकते हैं। तो यह प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है। अब दोस्तों प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर कुछ और मामलों में आप देख सकते हैं। मान के चलिए किसी आपात स्थिति में प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो जाता है, तो उस स्थिति में अगला नेता कौन होगा यह प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि यदि मान के चलिए कोई उत्तराधिकारी इस तरह से डिक्लेयर्ड नहीं है किसी पार्टी के द्वारा, तो उस समय प्रेसिडेंट जिसे नॉमिनेट कर देंगे वही देश का प्रधानमंत्री तत्काल हो सकता है, बाद में वह भले बदल जाए, लेकिन उस समय वही प्राइम मिनिस्टर होगा। तो ऐसे कुछ मामले में प्रेसिडेंट का बहुत सारा डिस्क्रिशन पावर होता है। प्रेसिडेंट उस समय नारायणन साहब थे और नारायणन साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार को 1998 में, जो कि 21 सीट कम मेजोरिटी वाली पार्टी थी, उसे सरकार बनाने के लिए के.आर. नारायणन साहब ने आमंत्रित किया था। तो इस तरह से आपने देखा कि पूर्व में ऐसे बहुत सारे ओकेजन हुए हैं जहां पे प्रेसिडेंट ने अपने डिस्क्रिशन पावर का यूज करते हुए जो है सो अनेक ऐसे फैसले लिए हैं जिससे जो है सो सरकार की कार्रवाई पर असर पड़ा है।
अब दोस्तों हमने प्रेसिडेंट के कुछ पावर्स को देखा, यहाँ पे डिटेल में तो उतना लिखा हुआ नहीं है क्योंकि हम एनसीईआरटी के ही पाठ्यक्रम को, करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इसी से स्टिक करना है। हालांकि प्रेसिडेंट के बारे में आपको और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं, तो यहाँ अभी प्रेसिडेंट के बारे में इतना ही हम जानते हैं। अब चलते हैं वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है हमारे यहाँ, वह भी कमोबेश प्रेसिडेंट के ही जैसा होता है। बस एक अंतर यह होता है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर के जो एमएलएज होते हैं वह भाग नहीं लेते हैं और बाकी एमपीज भाग लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। आपने देखा कि प्रेसिडेंट का रिमूवल इम्पीचमेंट के द्वारा होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का ऐसा ग्राउंड नहीं है। यदि एक सदन के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा यदि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का एक रिजोल्यूशन लाया जाता है और लोकसभा उस पर एग्री करती है, तो वाइस प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस से हटाया जा सकता है। वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश में राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट यदि देखा जाए तो वाइस प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा अहम या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला चेयर नहीं होता है, लेकिन चूंकि राज्यसभा की कार्यवाही और राज्यसभा के वो अस्थायी सदस्यों, अस्थायी मतलब जो है चेयरमैन होते हैं, इस लिहाज से उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो वाइस प्रेसिडेंट का हमारे देश में इतना ही रोल था। अब दोस्तों चलिए, अभी तक तो हमने पढ़ा प्रेसिडेंट के बारे में, अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं हमारे देश का रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, जो देश का रियल एग्जीक्यूटिव होता है वह यहाँ की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। तो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर ही हमारे देश के रियल हेड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होते हैं। दो तरह का टर्म काफी पॉपुलर होता है, एक टिटुलर हेड और एक रियल हेड। तो प्रेसिडेंट को टिटुलर हेड के रूप में जाना जाता है और प्राइम मिनिस्टर को रियल हेड के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यदि हम हायरार्की को देखें तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्रेसिडेंट होते हैं, इनके ऊपर प्रेसिडेंट होते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर के नीचे तीन तरह की जो है सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तीन तरह की इकाई होती है। एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक इंडिपेंडेंट चार्ज के मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इनको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। आर्टिकल 74 में मैंने आपको पहले ही बताया कि आर्टिकल 74 में इस बात का जिक्र किया गया है कि एक हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर। अब दोस्तों प्राइम मिनिस्टर का रोल हमारे संविधान में बहुत बड़ा रोल होता है। प्राइम मिनिस्टर का रोल को डिफाइन करते हुए पंडित नेहरू, जो कि हमारे यहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर लिंचपिन होते हैं। लिंचपिन कहने का यह मतलब है, लिंचपिन, इस टर्म को आप ध्यान में रखें कि प्राइम मिनिस्टर लिंचपिन होते हैं। कहने का यह मतलब होता है कि यह एक तरह से कनेक्टिंग लिंक होते हैं। किसके बीच में? यह कनेक्टिंग लिंक होते हैं, एक और प्रेसिडेंट और दूसरी ओर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच के कनेक्टिंग लिंक होते हैं प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर को ही हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा सबसे पहले नियुक्त किया जाता है और प्राइम मिनिस्टर के डिस्क्रिशन के आधार पे, प्राइम मिनिस्टर के विवेकाधिकार के आधार पे फिर दूसरे मिनिस्टर्स को उनके पॉलिटिकल स्टेचर और जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हैं, उनके एक्सपर्टाइज हैं, इसके आधार पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अलग अलग पोर्टफोलियो दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट करते समय इस बात पर भी डिबेट हुआ था कि क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो सेलेक्ट करने का जो तरीका है वह यही रखा जाए। तो कई लोगों ने कहा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सेलेक्ट ना करने के बजाय इलेक्ट किया जाए। इलेक्ट मतलब अभी क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है या जो सबसे बड़ा दल होता है उसका नेता ही प्राइम मिनिस्टर होता है और फिर प्राइम मिनिस्टर अपने तरीके से बाकी लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रहेंगे। लेकिन कई लोगों का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहना था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लोगों को इलेक्ट किया जाए और इलेक्शन का तरीका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का हो, जिससे यह हो कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं या जो छोटी पार्टीज हैं उनके भी लोग, नियम बनाने वाले जो दल होते हैं, एग्जीक्यूटिव के जो हिस्सा होते हैं, या मान के चलिए
जो गवर्नमेंट होती है, मिनिस्टर्स होते हैं, उसमें रह सके। लेकिन यह प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि डेमोक्रेसी में एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, और यदि प्राइम मिनिस्टर के अनुकूल व्यक्ति मिनिस्टर ना हो तो कई सारे नियम या कई सारे एक्ट जो है सो वह पसोपेश में फंस जाएंगे और वह कभी संसद से पास ही नहीं हो पाएगा। इसलिए उन कॉम्प्लेक्सिटीज को हटाने के लिए, कॉम्प्लिकेशंस को हटाने के लिए हमने इस व्यवस्था को चुना कि प्राइम मिनिस्टर अपने मन के हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ था या फिर कॉलिशन का दौर चल रहा था, तो उस समय मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी कि प्राइम मिनिस्टर को चुनना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुन पाना तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। तो एक दौर ऐसा आया कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज के एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे मिनिस्टर्स होने लगे, बहुत सारे लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाने लगा अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो एक तरह से सरकार के ऊपर खर्च बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और इतने सारे मिनिस्टर्स को चला पाना भी बहुत एक कठिन काम था। तो इसी वजह से 91st अमेंडमेंट जो कि 2003 में हुआ, उस 91st अमेंडमेंट में एक कानून पास करके कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया, जिसमें यह कहा गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो कुल सदन की जो स्ट्रेंथ है उससे 15% से ज्यादा लोग कभी भी मिनिस्टर नहीं होंगे। और उसके बाद से एक तरह से यह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एक एवर एक्सपेंडिंग इन नेचर हो गया था, उस पर कंट्रोल हुआ और एफिशिएंट लोगों को ही या पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट लोगों को ही मिनिस्टर्स बनाया गया। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रोल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब आइए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जुड़ा हुआ एक और इंपॉर्टेंट चीज हम जानते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर के शुरुआत में ही हमने पढ़ा था कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो लीडरशिप का फॉर्म है वह कलेक्टिव लीडरशिप है, और जब कलेक्टिव लीडरशिप है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिनिस्टर्स की होती है वह भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वह यह है कि प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यदि मान के चलिए किसी मिनिस्टर के द्वारा किसी बिल को सदन में लाया गया जिसे पास करना है, और यदि मिनिस्टर के द्वारा लाया गया कोई बिल डिफीट हो जाता है, तो इससे यह पता चलता है कि उस सरकार ने या उस गवर्नमेंट ने मेजोरिटी को लॉस कर दिया है, इसी वजह से वह बिल पास नहीं हो पाया। और इस स्थिति में उस मिनिस्टर के प्रति भी यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, दोस्तों नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको पता है ना, कोई भी जब सरकार बनती है तो उसको सदन का या लेजिस्लेचर का या यूं कहे पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस गेन करना होता है, और कॉन्फिडेंस मेजोरिटी के आधार पे होता है। यदि मेजोरिटी नहीं है, विपक्ष के पार्टी को लगता है कि इस सरकार के पास, इस दल के पास मेजोरिटी नहीं है सदन का, कॉन्फिडेंस नहीं है सदन का, तो विपक्ष के लोग नो कॉन्फिडेंस का एक मोशन पास कर सकते हैं, और नो कॉन्फिडेंस के मोशन को पास करने के बाद उस दल को सदन में जो है सो कॉन्फिडेंस गेन करना होता है, अपनी मेजोरिटी शो करनी होती है। यदि वह मेजोरिटी शो नहीं कर पाती है तो वह सरकार गिर जाएगी। अब किसी मिनिस्टर के द्वारा लाया गया बिल यदि सदन में पास नहीं हो पाता है तो इसका मतलब है कि उस दल के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है, उसके इतने लोग नहीं है कि वह बिल पास हो सका। इससे स्वयं सिद्ध हो जाता है, और इस स्थिति में विपक्ष के दल नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर उस सरकार को गिरा सकते हैं। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है दोस्तों, यदि किसी एक मिनिस्टर के विरुद्ध नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही रिजॉल्व हो जाती है और वह सरकार गिर जाती है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत यह कहा जाता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, एक टर्म काफी यूज किया जाता है कि दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। दे स्विम एंड सिंक टुगेदर कहने का यह मतलब है कि वह यदि तैरते हैं तो वह भी साथ तैरते हैं, और जब डूबेंगे तो भी साथ ही डूबेंगे। मतलब किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसका मतलब पूरे सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। और चूंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और यदि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं तो इसका मतलब होता है कि पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर रहा है, और प्राइम मिनिस्टर के रेसिग्नेशन से सरकार गिर जाएगी और वह सरकार खत्म हो जाएगी। फिर किसी नया दल को अपना मेजोरिटी शो करना होगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा कि एग्जीक्यूटिव्स में हमने अभी तक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में आपने देखा कि प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, फिर हमने प्राइम मिनिस्टर तथा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के भी रोल के बारे में जाना। अब दोस्तों, एग्जीक्यूटिव में एक और जो मेजर एग्जीक्यूटिव होता है वह होता है, उसे हम कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है और जो
जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए खासा इंटरेस्ट का विषय है। और एग्जीक्यूटिव को यदि हम दो भागों में विभक्त करें, दो भागों में बांटे, तो एग्जीक्यूटिव को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरा परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आपने एमपीज को देश के स्तर पे, एमएलए को राज्य के स्तर पे पढ़ेंगे, और फिर इसमें प्रेसिडेंट को भी आप पढ़ेंगे। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में दोस्तों हमें ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ना होता है। ब्यूरोक्रेसी को परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। दोस्तों सरकारें तो 5 साल के लिए चुन के आती है, फिर चली जाती है। ऐसे में यदि किसी सरकार के द्वारा किसी फैसला को लिया जाता है, कोई नीति बनाई जाती है, तो कई बार उस नीति को चलाने के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ती है जो कि देश में परमानेंट हो और उस नीति को 50 साल तक या दीर्घकाल तक उस नीति के साथ चल सके, उस नीति को बहाल कर सके। इसके लिए एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव को चुना जाता है, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी के रूप में जानते हैं। अब दोस्तों ब्यूरोक्रेसी को, हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी किस स्तर पे होती है उससे भी हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिसे किस तरह से चुना जाता है वो यह भी देख लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी दोस्तों, जो ब्यूरोक्रेसी में लोग होते हैं जिसे हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं, उसे हम दूसरे भाषा में सिविल सर्वेंट कहते हैं, या सिविल सर्विसेज से जो लोग आते हैं उसे हम सिविल सर्वेंट कहते हैं। अब सिविल सर्वेंट को दो स्तर पे चुना जाता है। एक तो सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी इनको सेलेक्ट करती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में, और दूसरे स्तर पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी 3 स्तर पे 3 तरीके के ब्यूरोक्रेट्स को सेलेक्ट करती है। एक तरह का जो सर्विस होता है उसे हम ऑल इंडिया सर्विस कहते हैं, दूसरा सेंट्रल सर्विसेज होता है, और तीसरा अदर सर्विसेज होता है। और स्टेट पीएससी भी अलग अलग सर्विसेज को सिलेक्ट करती है। अब दोस्तों यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तथा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। इसमें एक चेयरमैन होते हैं और इनके साथ कुछ मेंबर्स होते हैं। इनको प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है। अब इनका रिमूवल का भी जो तरीका होता है वह किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा जब इंक्वायरी की जाएगी और इंक्वायरी में किसी वायलेशन या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को ब्रेक करने का जब कोई एविडेंस पाया जाएगा, उसी के आधार पे इनको रिमूव किया जा सकता है, बाकी किसी आधार पे रिमूव नहीं किया जा सकता है। अब यूपीएससी के द्वारा ऑल इंडिया सर्विसेज दोस्तों 3 सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस में माना गया है। एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और तीसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 तरह का जो सर्विस है यह ऑल इंडिया सर्विस के तहत आता है। ऑल इंडिया सर्विस का काम होता है दोस्तों, इनका सिलेक्शन तो यूपीएससी के द्वारा की जाती है, एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन इनको किसी स्टेट कैडर में भेजा जाता है। स्टेट को यहाँ पर कैडर कहा जाता है। किसी एक स्टेट कैडर में इन्हें भेजा जाता है जहाँ पे पूरे कैरियर में इनको पूरे अपने करियर में उसी स्टेट में सर्व करना होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पे इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बुलाया भी जा सकता है। ऑल इंडिया सर्विस का यह मतलब होता है दोस्तों, यह सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट में, और इनका काम होता है सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना। काम तो यह स्टेट के लिए करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सेंट्रल पॉलिसीज के प्रति यह जिम्मेदार होंगे। इसलिए जब भी इनको रिमूव करने की बात होती है या इन पे डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की बात होती है, तो यह किसी स्टेट गवर्नमेंट के वश की बात नहीं होती है। स्टेट गवर्नमेंट इन पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकते हैं। इनके ऊपर जो भी फैसला लेना होता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट को ही लेना होता है। अब दोस्तों आईएफएस भी, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस यहाँ पे फॉरेस्ट सर्विस है, इसे आप इंडियन फॉरेन सर्विस से कंफ्यूज ना करें। दूसरा सर्विस सेंट्रल सर्विसेज होता है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन फॉरेन सर्विस या इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इस तरह का जो सर्विस होता है इसे हम सेंट्रल सर्विस कहते हैं। और अदर सर्विसेज, यूपीएससी और भी बहुत सारी एग्जाम्स लेती हैं जो कि अदर सर्विसेज के तहत आती हैं। ठीक उसी तरह स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य के स्तर पे सिविल सर्वेंट का जो है सो सिलेक्शन करती है। जैसे आप में से बहुत लोग तैयारी कर रहे होंगे, यहाँ भी एसडीएम, डीवाईएसपी इस तरह के पोस्टों पर सिलेक्शन किया जाता है, और यह स्टेट पीएससी के द्वारा होता है। दोस्तों इन सब का काम होता है जो राज्य के विधानसभा के द्वारा जो नियम बनाई जाती है या देश के संसद के द्वारा जो भी नियम बनाई जाती है, उन नियमों का पालन करना।
उन नियमों को बहाल करना। अब दोस्तों एक जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वह यह आती है, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्यूरोक्रेट्स के बारे में या सिविल सर्वेंट्स के बारे में, वह यह है कि सिविल सर्वेंट्स से यह हमेशा अपेक्षा की जाती है कि वह हर स्थिति में न्यूट्रल रहेंगे। वह किसी भी सरकार के किसी भी पॉलिसी का ना तो विरोध करेंगे ना ही समर्थन करेंगे, क्योंकि सरकारें कई बार बदलती रहती हैं। सरकार हर 5 साल में 10 साल में बदल जाती हैं, लेकिन कई सारी ऐसी नीतियां होती हैं जो कि पुराने सरकार के द्वारा लाई जाती हैं और अगले सरकार उसको बदल देती है। तो बिना उस नीति के समर्थन के या बिना उस नीति के विपक्ष के सिविल सर्वेंट्स की या ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी होती है कि उस नीतियों का या उन नीतियों का या जो निर्देश दिए जाते हैं सरकार के द्वारा उसका अक्षरशः पालन करते हुए नई नीतियों का या पुरानी नीतियों का अपने राज्यों में उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना, उसको बहाल कराना ही ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी होती है। यदि ब्यूरोक्रेट्स किसी विचारधारा से प्रभावित हो जाएंगे तो ऐसे में माना जाता है कि सरकार के द्वारा जो उनको जिम्मेदारी दी जाती है उस जिम्मेदारी को कहीं किसी तरीके से फुलफिल नहीं किया जा सकता है। अब दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि सरकारें जब बदलती है और किसी दूसरे विचारधारा की सरकार आती है तो ब्यूरोक्रेट्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ब्यूरोक्रेट्स को मन के हिसाब से यहां से वहां भेजा जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक रिफ्ट क्रिएट होता है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है। तो इस तरह के रिफ्ट से बचने के लिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तथा परमानेंट एग्जीक्यूटिव को आपस में टकराव से बचाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई हैं जो इन दोनों को आपस के टकराहट से बचाती हैं। ब्यूरोक्रेट्स को बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिया गया है और उन राइट्स से उनका बचाव किया जाता है। तो यह था दोस्तों इस पूरे चैप्टर में हमने देखा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होता है, हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, प्राइम मिनिस्टर तथा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या रोल होता है। यह एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर था। आप इस चैप्टर के अलावा मैं आपके लिए एक काम छोड़ता हूं कि जब भी आप आगे पढ़ें तो आप लक्ष्मीकांत, डीडी बसु या सुभाष कश्यप जैसे किताबों से आप प्रेसिडेंट के रोल्स को और विस्तार से पढ़ें, आप प्राइम मिनिस्टर के रोल को और विस्तार से पढ़ें, और यदि उनको समझने में आपको कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट करके बताएं ताकि हम उसे अगले वीडियो में डिस्कस कर सकें। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे फिर अगले लेक्चर के साथ अगले दिन। बहुत बहुत धन्यवाद।